नमस्कार प्यारे साथियों, अगेन स्वागत है आप सभी का सक्षम इंस्टीट्यूट जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की जो सेकंड सीरीज आपकी ग्रेड सेकंड एग्जाम जो है, इस सेकंड एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हिस्ट्री सब जो हिस्ट्री से आए हुए आज तक के जो सारे क्वेश्चन हैं उनको हम लेके सीरीज स्टार्ट की थी। कल आपका एक जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है और सेकंड सीरीज जो है आज आपके सामने, जिसके अंदर जो है हम पेपर हिस्ट्री के आए हुए जो क्वेश्चन है आपके ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर जीके का पार्ट है, उस जीके के पार्ट के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बेटा जो वो अपन ध्यान करेंगे, जिसके अंदर आपकी पेपर 1, 2, 3 और 4, 5 5 पेपरों का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपन समावेश इस वीडियो के अंदर आपको इस पीपीटी मिलेगा, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री को कंप्लीट अपन जो है वो टारगेट लेके चलें कि आपकी ग्रेड 2 का जो पेपर होने वाला है उस पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन जो है अपना इनसे बाहर नहीं जाए, इनके आसपास हो। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आरपीएससी पहले जो है पूछ चुकी है, और ये भी ये नहीं है कि आपकी बहुत पहले के एग्जाम्स के, ये इससे प्रीवियस एग्जाम जो है उसी के क्वेश्चन आपके सारे रहने वाले हैं। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा बंडाणकों का दमन करने का उल्लेख जो है तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया था। कौन सी वो थी जिसके अंदर उसने किया था? तो ये था आपका जिनपति सूरी जो था आपका, उनकी जो एक कविता है उसके अंदर जो है ये आपका उल्लेख मिलता है कि बंडाणकों का जो अंत है वो या उनका पतन जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है वो किया था। ये जिनदत्त सूरी जो है आपका उनकी किताब में मिलता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1177 से 1192 में राजकाज के अंदर कुछ समय में अपने चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह किया था, और 1178 में गुड़गांव के युद्ध में पृथ्वीराज ने क्या नागार्जुन को पराजित किया था। और फिर तीसरा 1182 के अंदर भरतपुर मथुरा क्षेत्र के अंदर बंडाणकों का विद्रोह था, जिसको अंत किया था जिनपति सूरी ने अपनी कविता के अंदर इसका उल्लेख किया था। तो देखो इसके क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखने वाली एक तो ये 1182 भरतपुर मथुरा बंडाणकों का दमन, और उल्लेख किससे जिनपति सूरी जो है वो इसका उल्लेख करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये आपके कुछ कोटेशन कथन है जिनके ऊपर अपन बात करेंगे। पहला है आपका रहने वाला है कि के.एन. दीक्षित बैराट के उत्खनन से संबंधित है। पहला तो क्या है कि ये के.एन. दीक्षित जो है वो आपके बैराट से संबंधित है उत्खनन से, पहला कथन। दूसरा है बैराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, दूसरा कथन है। तीसरा कथन क्या है? बैराट में बिज्जक की पहाड़ी का उल्लेख अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य से मिले हैं। पहली बात तो बैराट सभ्यता कहाँ है, दूसरी चीज इसका उत्खनन किसने किया, कितने चरणों में उत्खनन हुआ, भीम बिज्जक मोती और महादेव ये 4 डोंगरी जिनका उल्लेख जो है कौन सी सभ्यता से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन कोटेशन की बात करते हैं। तो क्या आपका जो है इसके अंदर उत्तर है वो देखो ए जो है के.एन. दीक्षित का उत्खनन से संबंधित था, ठीक बात है आपकी। फिर जो है बैराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा जो है वो आपका मिला था, इस बात की जो है पुष्टि नहीं होती है आपका। फिर नेक्स्ट है बैराट के अंदर बिज्जक की पहाड़ी जो है उसमें एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले, ठीक बात है, ये सही बात है। तो ये आपका इसका आंसर जो है वो 2 नंबर हो जाता है। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और देखते हैं इसका जो है डिटेल में क्या बात है क्या नहीं है। बैराट जो कि विराट नगर, राजा विराट की नगरी होने के कारण इसका नाम विराट नगर पड़ा था, जो कि वर्तमान जयपुर के अंदर है। और ये बैराट सभ्यता जो है वो आपकी अशोककालीन जो आपका इसके अंदर जो है मुद्राएं भी प्राप्त होती है, और इसके अंदर जो है मौर्यकालीन जो है सिक्के भी प्राप्त होते हैं। ये चीज भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। के.एन. दीक्षित से उसका संबंध है। बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य भी मिले। दयाराम साहनी ने इसका उल्लेख किया था ये बात, तो इसका सीबी कोटेशन सही है। और बैराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा नहीं मिला था, ऐसे थे ये बात है, बैराट से नहीं मिला था। आपका बागोर और बालाथल याद रखना है, बै और बै, बागोर और बालाथल दोनों से जो है ये आपके जो है सूती वस्त्र का जो है टुकड़ा जो है या अवशेष जो है वो आपको प्राप्त होते हैं, जबकि इनसे नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखने की बात है। बैराट जयपुर विराटनगर राजा विराट की नगरी मत्स्य प्रदेश वाला इनका, और ये जो है महाभारत कालीन जो है यहाँ पे आपका ये
विराटनगर से संबंध रखता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 4th नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगना जो है प्रदान किया था? औरंगजेब, पहला तो औरंगजेब के समकालीन कौन सा शासक था वो आपको पता होना चाहिए, और ये आपको देखना है। देखें, टोडा, मालपुरा या चाटसू या डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर। गयासपुर, ये गयासपुर है। दरिबा, मंडल और बनेरा या शाहपुरा, खैराबाद और जहाजपुर। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि क्या चीज है, क्या है, इनमें से कौन सी वो परगना था, कौन से वो क्षेत्र जो औरंगजेब ने जो है वो दिए थे राज सिंह को। तो ये आपका उत्तर होता है इसका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर। ये है, और ये आरपीएससी की एग्जाम के अंदर 9/9/25 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो है ये जो इनके परगने दिए जाते थे ना, कल वाले पेपर के अंदर मैंने बताया था मान सिंह जो है, मान सिंह को कहाँ कहाँ की जो है सूबेदारी दी गई थी, और कौन कौन सी जो है काबुल है वो है ना, बंगाल, और ये जो है इनको पूछा गया था आपके लास्ट वाले में। ठीक है, औरंगजेब के शासक बनते महाराणा राज सिंह प्रथम, जिसका कार्यकाल कितना था 1662 से 1680। पद से बढ़ाकर इसकी जो मनसबदारी थी उसको 6000 जात और 6000 सवार कर दिए थे। और गयासपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, गयासपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो है इसको क्या कर दी गई थी, रियासत या परगना जो है इसके अधिकार क्षेत्र के अंदर कर दिया था कि ये जो है आपका अंडर में रहने वाला है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट जो अपने इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। 1923 के अंदर ब्यावर राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया गया था। देखें किसके था, ऋषिदत्त मेहता था, रामनारायण चौधरी था, जयनारायण व्यास था या विजय सिंह पथिक था? आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि अब देखो जयनारायण व्यास, आपके विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और ऋषिदत्त मेहता, चारों की चारों जो है ये आरपीएससी ने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन में डाले हैं तो इसका मतलब इनका ऊपर टारगेट है। सबकी पता होना चाहिए आपको। विजय सिंह पथिक जिसका मूल नाम भूप सिंह था, है ना, और इन कहाँ भूमिगत हो गए थे, कौन से आंदोलन से थे, बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका क्या रोल था, सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन सी इनकी पत्रिकाएं थी वो चीजें, जयनारायण व्यास की पता होना चाहिए आपको। बाकी इसका जो उत्तर है वो आएगा आपका ऋषिदत्त मेहता। क्या है इसका, ऋषिदत्त मेहता। हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक जन चेतना और जन जागृति के लिए जो है क्या, राजा हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र था, यहाँ की जो जनता थी, इस जनता के अंदर जन जागृति पैदा करने के लिए और इन जनों प्रेरित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ऋषिदत्त मेहता जो है उन्होंने, ऋषिदत्त मेहता ने सबसे पहले क्या किया था, ये एक राजस्थान नाम की जो समाचार पत्रिका है इसका प्रकाशन किया था। कारण क्या था इसका पत्रिका का प्रकाशन करने का, इसका कारण यह था कि यहाँ के जो लोग थे उन लोगों को जन जागृति पैदा हो जाए, उन लोगों के अंदर थोड़ा सा इनको क्या किया जाए, जागृति चेतना लाने के लिए जो है ये समाचार पत्र कब 1923 के अंदर, 1923 के अंदर ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ये समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया था, ब्यावर के अंदर संपादन किया था। और इसके बाद में ऋषिदत्त मेहता ने प्रताप एवं तरुण राजस्थान नामक संवाददाता के रूप में बूंदी की आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध थे। बूंदी की आवाज उठाने के लिए भी ये लोग क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आपके। वैसे ये आपकी स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको मैंने वो कल वाले जो 30 नंबर क्वेश्चन उसके आगे 18 नंबर 14, 15, 16 ऐसे बढ़े। किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि जिनविजय समिति की सिफारिश के ऊपर राजस्थान में किया गया था? सबसे पहले तो प्रश्न एकीकरण से उठा है। एकीकरण के अंदर जो है राजस्थान के वो 2 क्षेत्र जिन क्षेत्रों का आपका जो है विलय जो है वो नहीं हो पाया था, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की समीक्षा के ऊपर जो है ये आयोग था, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया था, 5 जुलाई 1947 को। और इनके जो है आपका या इनके अंदर क्या किया जाता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के अंदर ये बनाया गया था, और ये था वीपी मेनन इसके सचिव थे। और ये लोहारू सुनेल या आबू रोड देलवाड़ा या था आपका कुशलगढ़ सिरोंज क्षेत्र या लावा या निमराना। ठीक है, लावा निमराना कुशलगढ़ सिरोंज एमपी का क्षेत्र आपका, आबू देलवाड़ा और ये था, और या लोहारू हरियाणा वाला, और ये सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश वाला। अब देखो इसका आंसर था आबू रोड और देलवाड़ा का जो था वो आपके इसमें विकट विलय जो है इसके अंदर किया गया था। आपका देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार सिरोही की आबू और देलवाड़ा क्षेत्र तहसील थी, 2 तहसीलें थी जिन तहसीलों को मिलाया गया था 1956 के अंदर। ये सिरोही की 2 तहसील आबू और देलवाड़ा जो थी दोनों को इसके अंदर मिला लिया गया था।
और इसके साथ ही अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में भी राज्य में दोबारा से इसको सम्मिलित कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की समीक्षा के ऊपर जो है ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध चित्रकार। चित्रकार पूछते ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चित्रशैली। चित्रशैली से चिप जो है ये आपका प्रश्न पूछा गया है। चित्रशैली के अंदर अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि चित्रशैली जो है और स्कूल्स जो पेंटिंग्स से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर ये चित्रकार था अली रजा, मुगल सेवा से मुक्त हो गया था, मुगल के दरबारों में था, मुगलों से ही इन्होंने अपने कार्य मुक्त होके और ये जो है राजस्थान के अंदर जो है किस शासक के दरबार में आ गए थे? तो अनूप सिंह, राय सिंह, कर्ण सिंह और गज सिंह। तो ये जो है कर्ण सिंह के दरबार के अंदर आ गए थे। ठीक है, और कर्ण सिंह अली राजा मुगल दरबार छोड़कर बीकानेर के कर्ण सिंह के दरबार में थे। और बीकानेर के कर्ण सिंह जो थे वो कला और संस्कृति के अंदर माहिर थे और इनको जो है अली रजा जो है इनको अपने दरबार के अंदर जो है इन्होंने रखा था। और ये जो चीज है वो पहले ये मुगल दरबार में थे और मुगलों से जो है अपने पद से जो है वो कार्य मुक्त होके और राजस्थान के जो है वो कर्ण सिंह के दरबार के अंदर ये आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। समय आपका बहुत कीमती है, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है राम प्यारी बहन, हेजा बहन और रुक्मणी बहन। राम प्यारी, हेजा और रुक्मणी बहन जो है ये महिलाओं ने 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन के अंदर भाग लिया था? आजकल आरपीएससी और आरएमएसएसबी बोर्ड का एक ट्रेंड चला हुआ है कि इस ट्रेंड के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछती है किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर, कि किस महिलाओं का किस आंदोलन से संबंधित था। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है ये आपकी क्या उदयपुर रियासत से इनका संबंध था, या बांसवाड़ा से था, या डूंगरपुर से था, या सिरोही क्षेत्र से था? तो आपकी राम प्यारी बहन, हेजा और आपकी ये जो रुक्मणी है इनका संबंध जो है वो सिरोही रियासत से था और सिरोही के अंदर जो है ये एक संबंधित थी इनके। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, 1934 के अंदर जो है 1934 में मुंबई में जो है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना के अंदर किसके द्वारा? ये थी सिरोही के अंदर वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा और समर्थलाल मीणा। ये समर्थलाल है, इन्होंने की थी। और सिरोही वासियों ने 17 अप्रैल 1935 को जो है क्या कर दिया था? बंबई में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। और 1939 के अंदर राम प्यारी बहन, हेजा बहन आदि महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ये आपका जो है कोटेशन में क्वेश्चन बन सकता है, आपको कथन दे सकते हैं। सिरोही प्रजामंडल के 1934 में मुंबई के सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वर्दी शंकर त्रिवेदी और भीम शंकर शर्मा और समर्थलाल ने की थी। फिर सिरोही वासियों ने जो है कब, ये डेट भी दी जा सकती है, तो ये कब की बात है? ये है आपकी 16 अप्रैल 1935 को। 16 अप्रैल 1935 को जो है ये क्या किया गया था? बंबई में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। और 1939 के अंदर जो है ये महिलाएं कौन कौन सी? राम प्यारी बहन, हेजा और रुक्मणी। राम प्यारी, हेजा और रुक्मणी जो है तीनों ने क्या किया था? इसके अंदर आपका माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, ये आंदोलन की भूमिका रही थी सिरोही से। तो याद रहना, इसको भूल नहीं जाना है। 9 नंबर जो है आगे स्लाइड के अंदर अपन बात करते हैं। यह है आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ था? कौन सी? दक्षिणी और कौन सी? पूर्वी। ये वाली इधर वाली पूछ रहे हैं। गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा और बैराठ, कौन सी सभ्यता थी आपकी? इसके अंदर आहड़ संस्कृति जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान उदयपुर क्षेत्र में विकसित हुई थी। यह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। आहड़ को धूलकोट, महासतियों का टीला, इसको क्या कहा जाता है? आहड़ को धूलकोट कहा जाता है, इसको महासतियों का टीला कहा जाता है, और इसको ताम्रपाषाण संस्कृति भी इसको कहा जाता है। तथा यहाँ पे बनास संस्कृति भी इसको कहते हैं। इसको कौन सी संस्कृति कहते हैं बेटा? बनास संस्कृति। इसके उपनाम याद रखने, इसको क्या? महासतियों का टीला भी कहा जाता है, इसको आघाटपुर भी कहा जाता है, इसको आहड़ भी कहा जाता है, इसको जो है बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ताम्र संस्कृति भी, ताम्रपाषाण संस्कृति भी इसको बोला जाता है। ओके, ये आपको ध्यान होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं,
ये है आपकी भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहले तो भील विद्रोह जनजातीय आंदोलन के अंदर आता है। पर कोटेशन कौन कौन सी है इसके अंदर, भील जनजाति के अंदर, ये अपन देखते हैं। ये पहला है आपका प्रारंभिक भील विद्रोह, स्वतः स्फूर्त थे या खुद के द्वारा जो मोटिवेट थे, अपने आप से उठे था। वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थायी नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया के स्वरूप था और जंगल के बाह्य तत्वों से प्रवेश से सामाजिक तनाव उत्पन्न किया था। जंगल के बाह्य जो तत्व थे उनके प्रवेश से जो है इनमें सामाजिक जो क्या किया गया था, आपका तनाव उत्पन्न किया गया था। कौन कौन से कथन सही है आपके, देखो दोबारा पढ़ो। प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतःस्फूर्त थे, सही बात है एकदम। वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया के स्वरूप था। भाई अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे और उनके द्वारा लगाए गए जो उनके ऊपर रूल रेगुलेशन थे, उनके खिलाफ उठा इनका जन आंदोलन था, तो ये बिल्कुल उनके परिणाम स्वरूप उनकी अपोजिट प्रतिक्रिया थी, ठीक बात है। जंगल के बाह्य तत्वों के प्रवेश से सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। अब ये भील थे कहाँ रहने वाले थे, जंगलों के अंदर रहने वाले थे। अब बाह्य तत्व जो होते हैं एक्स्ट्रा जो है वो इनको जो है इनके मामले में इंटरफेयर करने लगे, तो ये जो चीजें हैं वो उठ के आई थी। तो ये आपके ए, बी और सी जो है तीनों ही ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। भील विद्रोह का संबंध में तीनों कथन सही है। इसमें ब्रिटिश व्यवस्था की प्रतिक्रिया के स्वरूप उठा था, बाह्य तत्वों के कारण जो है सामाजिक तनाव भी इनके अंदर बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की, कौन से की, ये आपका क्वेश्चन है प्रतिहारों के शासनकाल के अंदर किस स्थापत्य शैली का जो है विकास होता। प्रतिहारों के अंदर कौन सा था बेटा, द्रविड़ था, पांडे था, महामारू शैली था या वेस्त्र शैली था। वेस्त्र शैली, महामारू, प्रतिहार या कौन सी इनमें, पांडे शैली या द्रविड़ शैली के अंदर देखना था। इनमें सोलंकी या ये महामारू थे आपके। प्रतिहारों के अंदर महामारू शैली का विकास हुआ था उस समय। देखो सोलंकी या मारू गुजर शैली के अंदर महामारू शैली का 11वीं या 13वीं शताब्दी से मध्य जो है इस महामारू या गुजर शैली के मंदिरों में अलंकरण में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। मुख्य उदाहरण इसके समिदेश्वर मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर समिदेश्वर सतबीज देवरी मंदिर ये बने हुए ना, तुलजा भवानी मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, समिदेश्वर मंदिर बना हुआ है वो, सूर्य मंदिर, और ये फिर सचिया माता मंदिर, सचिया माता चंद्रावती और जैन मंदिरों का समूह जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ में ये नीचे वाली कोटेशन भी याद रखना है, समिदेश्वर मंदिर इसके एग्जाम्पल भी। तो आपको महामारू शैली का उदाहरण प्रतिहार शासनकालीन के अंदर जो आपकी शैली उद्भव या अस्तित्व में आई थी वो महामारू शैली थी ना। नेक्स्ट जो है अपन देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। एक तो बी.एन. मिश्रा के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया था। बी.एन. मिश्र, ए लाल और ये है ना इसमें बी मिश्र। एक चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया था। बालाथल और बेराट के ऊपर 2 कथन है, ठीक है। तो देखो पहला तो ये है कि बी.एन. मिश्रा ने बालाथल का जो है उत्खनन किया था, 100% सही बात है ये। फिर नेक्स्ट आता है आपका चीनी यात्री युआन चांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत के अंदर जो है बेराट सभ्यता जो है इसका क्या किया था, उल्लेख मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन जो है इसके अंदर करेक्ट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं और ये आपको ध्यान में रखना है, याद रहना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन सा है आपका, 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बेटा है आपका अकबर के गुजरात अभियान। अकबर के गुजरात अभियान 1573 के अंदर जो है 1573 के निम्न किससे महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, किसने सहयोग, इनमें से कौन सा वो शासन था जिसने अकबर के गुजरात अभियान के अंदर जो है उसकी सहायता या सहयोग किया था। क्या उदय सिंह था, क्या राज सिंह था, क्या आपका राय सिंह था और क्या चंद्रसेन था, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आपके 1572 के अंदर जो है राय सिंह जो है, राय सिंह को गुजरात का जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है अकबर के द्वारा, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया था, राय सिंह को जो है 1572 के अंदर जो है गुजरात का प्रशासक नियुक्त कर दिया और 1573 में जब अकबर की जो गुजरात अभियान हुआ तो उस समय उसकी सहायता करने के लिए कौन था, राय सिंह जो है वो वहां पे तैनात था या उसने सपोर्ट किया था। गुजरात के 1573 में मेजी बगड़ी सेना के मैंने राय सिंह ने इसकी काफी जो काफिला नामक जो क्षेत्र है, काफिली नामक स्थान के ऊपर जो है इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इब्राहिम मिर्जा को जो है काफिली नामक क्षेत्र है उसके अंदर राज सिंह ने जो है वो पराजित किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो है आपकी या अगेन आपकी जो है क्या
आपकी जो प्राचीन संस्कृति और जो सभ्यता सिविलाइजेशन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है उसके ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है दूसरा। ये क्वेश्चन जो है इसको किस प्रकार से रहेगा ध्यान रखना, ये है आपका कि निम्नलिखित में से आहार संस्कृति संबंधित पुरा स्थल नहीं है, आहार से संबंधित पूछ रहा है। बागोर, ओजियाना, बालाथल और गिलुंड कौन सा नहीं है? देखो ओजियाना बागोर से ये आड़ से संबंधित है आपका, बालाथल भी है और गिलुंड भी है। देखो आड़ संस्कृति में प्रमुख पुरातात्विक स्थल है आड़, उदयपुर, बालाथल, गिलुंड, ओजियाना आदि है। और बागोर जो है वो क्या है, एक अन्य स्थान है जो भीलवाड़ा में है और एक अन्य मेसोलिथिक जो है संस्कृति से संबंधित है ना, ये आड़ संस्कृति से संबंधित इसका नहीं है। ये पूछा जा सकता है बागोर भीलवाड़ा जो है मेसोलिथिक जो नाम से जो है कि संस्कृति थी उससे इसका संबंध है, ना कि आपके आहाड़ से संबंध है। आहाड़ के अंदर आने वाले जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कौन से हैं? आहाड़ खुद उदयपुर वाला, बालाथल, गिलुंड और ओजियाना। समझ गए बात को? ये आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन है रजिल किस प्रत्यार शासक शाखा से संबंधित था? रजिल जो है वो किससे संबंधित था? तो ये आपको कौन से था? जालोर, मंडोर, राजगढ़ वाला और उज्जैन कौन सा था? तो रजिल जो है कौन सी शासक से संबंधित था? मंडोर से संबंधित था। मंडोर जोधपुर से संबंधित जो था ये आपका शासक रहने वाला है। इसके अंदर जो क्या बात है आपकी महत्वपूर्ण जो बात करते हैं अपन थोड़ी सी, वो है कि प्रत्याहार राजवंश की अनेक शाखाएं थी। मुणोत नैन्सी ने प्रत्याहारों की कितनी शाखाएं बताइए? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मुणोत नैन्सी ने कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है और जिसमें से एक थी मंडोर की शाखा। रजिल मंडोर के प्रत्याहारों की वंशावली का आरंभ माना जाता है और रजिल का पोता नागभट्ट प्रथम नाहड़ इस वंश का प्रथम पराक्रमी शासक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मुणोत नैन्सी ने जो है वो आपके प्रत्याहारों की कितनी शाखाएं मानिए? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है मुणोत नैन्सी ने। और इसी में एक शाखा थी 26 में से मंडोर, और उस मंडोर के अंदर जो है प्रारंभिक शासक रजिल जो था मंडोर के प्रत्याहारों की वंशावली का आरंभ करने वाला था। और भाई साहब ये व्यक्ति जो है वो प्रारंभ था और इसी के जो है पोता जो था, पोता कौन था? नागभट्ट प्रथम जो था या जिसको नाहड़ बोला जाता था, ये क्या था? एक प्रशासक, पराक्रमी प्रशासक था इसका। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके आगे की, वो है आपका चौहान निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित नहीं थे? बड़ा सिंपल प्रश्न है, बहुत इजी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चौहान जो है वो आपका किससे था? रणथंबोर से था, लोदरवा से नहीं था, नाडोल से था, जालोर से था। चौहान की शाखा जालोर, रणथंबोर, अजमेर, सांबर, सपादलक्स ये वो स्थान थे जिनके ऊपर इनकी शाखा थी। कौन कौन से? अजमेर, सांबर, सपादलक्स। और फिर ये सांबर से स्टार्ट थे, सांबर थे, अजमेर थे, रणथंबोर था, जालोर था और कौन सा था? नाडोल था। ये वो स्थान थे 5 जहां पे चौहानों की जो है शाखा थी। और ये जो है आपका लोदरवा, मुमल महेंद्र वाला जो लोदरवा है, ये वो क्षेत्र थे जहां पे इनके चौहानों की कोई शाखा नहीं थी। आपको ध्यान रखना चाहिए। व्याख्या में देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा के ग्रंथ अर्ली चौहान डायरेक्टरी, ये अर्ली चौहान डायरेक्टरी के अनुसार जो है चौहान जंगल देश अर्थात बीकानेर, जय जंगलर बादशाह और है ना कुरुजांगलार, ये है ना ये स्थान थे में जयपुर उत्तरी मारवाड़ में रहने वाले थे। सपादलक, सांबर इनका मुख्य स्थान था। लोदरवा जैसलमेर बाठी राजतों का स्थान था, चौहानों का नहीं था आपका। तो लोदरवा बाठियों का था, ये जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र बाठी का था। और बुफत बाठी जिसने जो है जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था उन बाठी शासकों का था। तो ये आपको वैसे भी कट जाएगा ऑप्शन। और ऐसे अगर आपको चौहान शाखा का पूरा कंप्लीट कर रखा है आपने तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? अब जब सुल्तान इल्तुतमिश जालोर अभियान के ऊपर आया था तो जालोर अभियान के दौरान क्या उदय सिंह था, कानरदे था, आपका कीर्तिपाल था या सामंत सिंह था? तो ये आपका देखो बेटा कानरदे तो नहीं था, कानरदे अलाउद्दीन खिलजी के समय था आपका। विरमदेव और फिरोजा जो आपने सुना है, विरमदेव फिरोजा जो है और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे दोनों, और इन्हें चैलेंज करके जो है विरमदेव यहाँ आ गया था। विरमदेव जो है कानरदे का बड़ा कानरदे प्रबंधन के अंदर ये उल्लेख मिलता है। सामंत सिंह था, कीर्तिपाल कित्तू एक महान शासक जो था ये नहीं था, और उदय सिंह सोनगरा, उदय सिंह सोनगरा
जो ये यहाँ का शासक था 1205 से 1227 के समय। 1228 के अंदर दिल्ली के इल्तुतमिश ने जालोर के ऊपर आक्रमण किया था और जालोर दूर का घेरा डाला। अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई थी। इल्तुतमिश ने 1228 के मध्य जो है ये घेरा डाला था और ये जो है आपकी बाद की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें क्या है बेटा, थोड़ी सी डिटेल में ज्यादा जाए ना तो अभी ये समय नहीं है डिटेल में पढ़ाने का, वरना तो अपन इसको ना थोड़ा और डिटेल में पूरी जो है जालोर का इतिहास बता दे, क्या विरमदेव, क्या फिरोजार, सब चीजें है ना, अलाउद्दीन खिलजी, सब चिमनार, सब कुछ बता देते। लेकिन क्या है, थोड़ा टाइम ऐसा है कि अब एग्जाम समय निम्नलिखित में कौन सा चित्रित दूसर मर्दमान संस्कृति का पुरातन स्थल है, इनमें से कौन सी वो संस्कृति है जिस संस्कृति के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको दूसर मर्दबांड जो चित्रित भी होने चाहिए और दूसर मर्दबांड भी होने चाहिए। तो ये मिलते हैं आपके बैराट से मिलते हैं। ज्यादा समय खराब ना, कोटपुतली बह रोड के अंदर है, आजकल ये जयपुर में नहीं आता है बैराट, कोटपुतली बह रोड के अंदर है। और ये उत्खनन में मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियां, लोटे, मटके, कुंडियां, घड़े, वस्त्र, बुनाई के साक्ष्य मिले। बैराट जो है चित्रित दूसर मर्दबांड संस्कृति के लिए प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर बात करते हैं। ये क्या है, 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच किसे नियुक्त किया गया था, कौन था इसका, मुन्ना लाल पटेल था आपका। इसका ठाकरे पटेल नहीं था, साधु सीताराम दास भी नहीं था, नानजी पटेल भी नहीं था, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो थे 1897 से 1941 तक 3 चरणों के अंदर चला था और सन 1919 में विजय सिंह फतीक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पे आंदोलन की बागडोर जो है संभाली थी। विजय सिंह फतीक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह था, भूप सिंह गुजर। विजय सिंह फतीक का पूरा मूल नाम था और साधु सीताराम दास के आग्रह के ऊपर उन्होंने बिजोलिया आंदोलन के दूसरे चरण के अंदर, सेकंड चरण के अंदर जो है बिजोलिया आंदोलन की बागडोर जो है या कमान अपने हाथों में ली थी। और विजय सिंह फतीक के निर्देश में किसानों ने हरियाली अमावस्या के दिन जो है बेरीसाल गांव के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की थी और मुन्ना लाल पटेल को इसका सरपंच पंचायत का बनाया गया था, यह भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। ठाकर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां भील आश्रम की स्थापना की थी, बताओ देखिए कहां थी, मानगढ़ था, ऋषभदेव था, खड़ताई था या लसाड़िया था। तो ये आपका जो था ये इसका एक तो जो है ये इसको ठाकर बाबा बोला जाता है, इसको विठल दास ठाकर बोला जाता है। क्या विठल दास, अमृतलाल विठल दास ठाकर इसका पूरा नाम था। 1922 के अंदर अमृतलाल विठल दास ठाकर जो है ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की थी और ठाकर बापा ने जो है ऋषभदेव के अंदर जो है भील आश्रम की स्थापना की थी। ठाकर बापा को जनजातीय आंदोलन में आदिवासी नाम दिया गया था, ठीक है, जनजातियों को आदिवासी नाम इन्होंने दिया था। और ये जो है इन्होंने ऋषभदेव के अंदर जो है इनकी स्थापना की थी, भील सेवा समिति तत्वाधान में भील आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। ये आप 2 नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थल, निम्नलिखित में से वह पुरातात्विक स्थल जिसमें से एक अभिलेख मिला है, क्या मिला है बेटा, अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मौर्य से रिलेटेड एक ही सभ्यता आपकी जिसमें वहां के सिक्के मिले हैं, मौर्य संस्कृति के मिले हैं आपके, और ये आपकी बैराट के अंदर जो है अशोक में भब्रू शिलालेख का उल्लेख भी मिला है ना, कर्नल की टोईर, ये वाली चीजें तो सब बैराट से मिली है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है और किसी सभ्यता के अंदर इसका उल्लेख नहीं मिलता है। बैराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक समृद्धशाली नगर है और मुख्य बौद्ध संस्कृति जो आपकी मुख्य बौद्ध संस्कृति का केंद्र बैराट के मौर्य शासक अशोक ने 2 शिलालेख मिले, एक तो बिज्जक की पहाड़ी पर मिले भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्मावली से संबंधित था और बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा करता था। ये जो है आपके धोली और तोसाली कलिंग युद्ध होता है और उसके अंदर वो जो है अशोक सम्राट जो है बहुत ही ज्यादा उसको आघात पहुंच जाता है। उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म के अंदर जो उसने धम्म और उनका प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था। श्रीलंका तक गया था इसने ना, सिंहल द्वीप की राजकुमारी का उल्लेख जो मिलता है, सिंहल द्वीप तक वो गया था, तो श्रीलंका को सिंहल द्वीप बोला था, वो चीजें थी। तो यहां भी उसने जो है प्रचार करवाया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 22 नंबर स्लाइड जो आपकी है वो मिल रही है आपको, इसके अंदर जो है
वो है शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। विग्रहराज चतुर्थ था, तृतीय पृथ्वीराज था, अजयराज था, अर्णोराज था। अजयराज और अर्णोराज बहुत पहले के थे, नहीं थे ये। जगदेव के पश्चात विग्रहराज चतुर्थ, जिसको क्या बोला जाता है, बिसलदेव बोला जाता है, 1158 के लगभग जो है अजमेर का शासक बना था। और ये जो है आपका दिल्ली शिवालिक स्तंभ के लेख के अनुसार, दिल्ली के अंदर मिला शिवालिक स्तंभ जो है लेख है, उसके अनुसार जो है विग्रहराज चतुर्थ जो है, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह वह दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया था और दिल्ली को अपना राज्य में मिला लिया था। दिल्ली को क्या अपने राज्य में, एक समय जो है चौहानों का समय, जो भारत की राजधानी जो है वो अजमेर रही थी और दिल्ली जो भी है वो अपने चौहानों के अंडर में आई थी। दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह प्रथम चौहान शासक था। कौन था? वो था आपका विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अर्णोराज, जिस भाई साहब ने क्या किया था, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील तुर्कों से लड़के बनाई थी, है ना, और वराह मंदिर का निर्माण किया था। अजयराज, जिन भाई साहब ने क्या किया था, अजयराज ने अपनी संवर्ष पादलक से चौहानों की जो राजधानी है उसको कहां सुपुर्द कर दिया था, अजमेर के अंदर। और तारा देवी के नाम पे, अपनी रानी के नाम पे गढ़बीटली दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग जिसको बोला जाता है, उस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसके साथ ही जो है पृथ्वीराज तृतीय, वो पृथ्वीराज जिस पृथ्वीराज के साथ में मोहम्मद गोरी का युद्ध तराइन का 1191 1192 और वो सहयोगिता और पृथ्वीराज, और फिर गजनी ले जाया गया था इसको। और फिर जो है एक वो कोटेशन इनका मिलता है कि 4 5 24 गज 8 अंगुल परमार, तब पर बेटो सुल्तान चूकमती चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है उसको जब गजनी ले जाया गया था और मोहम्मद गोरी ने बंधक बना लिया था, और तब उसने जो है उनके साथ एक थाल जन्म और एक थाल मरण की जो बात करते हैं वो थे उसका सती चंद्र बरदाई, जिसने जो है पृथ्वीराज रासो भी लिखी थी, और फिर उसका बेटा जल्लन था उसने पूर्ण की थी। इसमें ये बोला जाता है कि जो हमारा राजा है वो शब्द वेदी बाण चला सकता है। तो ये कि एक राजा के कहने पे, तो उधर जिस डायरेक्शन से मोहम्मद गोरी उनको जो है आदेश देते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर आपको वो कि चलाओ भाई पृथ्वीराज चौहान, आप जो शब्द वेदी बाण चला सकते हो बिना देखे। शब्द वेदी बाण था कि उनकी आंखें जो है वो फोड़ दी गई थी, आंखें नहीं थी उनके। तो उन्होंने जिस डायरेक्शन कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल परमार, तब पर बेटे सुल्तान चूकमती चौहान, ये जो है ये चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को कहा था। उसके बाद में जो 4 बांस, इससे पहले जो डायरेक्शन डिस्टेंस जो है कवर करने का था, तो ये पृथ्वीराज चौहान के लिए चंद्र बरदाई ने कही थी जब गजनी के अंदर पृथ्वीराज को जो है बंदी बनाया लिया गया था। 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सेकंड के तृतीय के मध्य जो होता है उसके अंदर, कुल मिला के मोटा मोटा मैंने अजमेर के चौहान वंश का जो एक समरी जो है वो आपको पूरी की पूरी इसमें दे दी है। ठीक है बेटा, इसको बार बार रिवाइज करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन निकालोगे तो आप जो है आराम से एक शीट जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है राजस्थान को जो सुनील टप्पा नियम से किसकी अनुशंसा के ऊपर मिलाया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के ऊपर इसको मिलाया गया था। सीधी सिंपल बात है आपकी। राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो सप्तम चरण के अंदर होने वाला जो है आबू देलवाड़ा तहसील, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश जो अजमेर, और सुनील टप्पा जो राजस्थान में विलय कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग की समीक्षा पे फैजल अली की जो अध्यक्षता बनी थी उसकी सिफारिश के अनुसार इसको कर दिया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फैजल अली की सिफारिश के ऊपर जो है आयोग बना था, उसने ये किया था। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। बड़ा मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बताया था कि आज तक आरपीएससी और आरएमएसएसबी बोर्ड ने ऐसा कोई पेपर नहीं बनाया है जिस पेपर में महाराणा प्रताप से, एकीकरण से, या आपके ये प्रजामंडल से, या महिलाओं से, या किसान आंदोलन से क्वेश्चन नहीं बनाए। ये ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक को एकदम ऐसे घूट के पी जाओ आप, तो एक एक क्वेश्चन जो है ना आपको पता होना चाहिए, अंगुलियों पे होना चाहिए। हल्दीघाटी के अंदर कौन सा था, सालीवान, मान सिंह, जगन्नाथ कछवा और सैयद, इनमें से कौन सा था। देखो मान सिंह नहीं हो सकता, जगन्नाथ कछवा नहीं हो सकता, सैयद हासिम बरान नहीं हो सकता, सालीवान नाम का जो भाई साहब था जो जिसका तुमने आज तक नाम ही नहीं सुना। सालीवान जो है ऐसा आरपीएससी का लेवल है ये प्रश्न बनेगा। हरावल का नेता हकीम शाह सूर था, उसके सहयोगी मेवाड़ से चुने हुए सामंत जिसमें सलूम्बर का चुंडावत कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सोंगा, बदनौर का रामदास मुख्य थे, और ग्वालियर का शासक राम शाह भी सेना में शामिल था, और सालीवान भी इस सेना के अंदर शामिल था। अब सालीवान तक ऐसे नहीं पहुंच सकते ना आप, तो सैयद देखो नहीं कट्टे आएगा इसमें, जगन्नाथ कछवा है नहीं, ये उसके अकबर के था, मान सिंह वाले में मान सिंह था नहीं, तो ऐसे निकाल के पहुंच सकते हो, वरना आपको ये इतना याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं।
25 नंबर पे ये क्वेश्चन आपका नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष के अंदर होता है? 1922 के अंदर होता है आपका, है ना, बूंदी बेंगू के अंदर आपका ये है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र 1922 में अजमेर में से विजय सिंह फतीक द्वारा प्रकाशित किया था। बिलों में कृषकों में होने वाले अत्याचारों की जानकारी देता था। इसका संपादक कौन था? किशोर सिंह था। देखो प्रकाशित करने वाला और संपादक अलग अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसका संपादक पूछेगा ना तो किशोर सिंह करना है, और इसका प्रकाशक करता जो है प्रकाशित किसने किया था? तो वो आपका विजय सिंह फतीक 1922 अजमेर से किसानों और जनजागृत करने के लिए किया गया था। ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? कौन था भाई? चिरंजी लाल अग्रवाल थे आपके। चिरंजी लाल मिश्र आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। जमनालाल बजाज जयपुर से थे रिलेशन इनका, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। देवी शंकर तिवारी नहीं था। 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज आदि ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जमनालाल बजाज जो है वो काशी का बास सीकर से इनका संबंध है। गांधी जी के 5वें पुत्र इनको कहा जाता है। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को इन्होंने वापस लौटा दी थी। ये कुछ इनकी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और 1936 से 1937 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से जो है क्या किया गया था? राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। और 1940 के अंदर जयपुर प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना चिरंजी लाल अग्रवाल ने की थी। जयपुर प्रोग्रेसिव पार्टी जो है उसकी स्थापना चिरंजी लाल अग्रवाल ने 1940 के अंदर जयपुर के अंदर की थी। ये आपको ध्यान रहना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका आज की जो स्लाइड है उसके अंदर है, वो है आपका निम्नलिखित जो वृहत्तर राजस्थान में समाहित होने वाली किस रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? वृहत्तर राजस्थान में देखो पहले तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, एक तो ये था। और इनके बाद में जो है ये आपका वृहत राजस्थान में पूरे संयुक्त वृहत राजस्थान को इसको पूरे को मिला के किया था इसमें। तो इसके अंदर जो आपका करौली, डूंगरपुर, बांसुरा और बूंदी, ये 4 ऑप्शन है। इनके अंदर जो आपका सबसे ज्यादा थी करौली का था। राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। सबसे नई रियासत आपकी झालावाड़ थी। क्षेत्रफल देश की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। और वृहत राजस्थान में करौली सबसे बड़ी रियासत थी आपकी, जो इसके अंदर ध्यान रखना है। इनमें बूंदी, झाला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली के अंदर करौली सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। अभी आज की वीडियो का एनालिसिस जो कि लास्ट के अंदर हम डेली करेंगे और अब पहले भी किया है, आगे भी करते रहेंगे। देखो आरपीएससी के टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न बनाती है वो है आपके पुरातात्विक या प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान का इतिहास जिसमें मध्यकाल वाला पूछा जाता है, प्रजामंडल आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, 1857 की क्रांति, रिवोल्यूशन ऑफ 1857 और स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान का एकीकरण और समाचार पत्र और साहित्य। इनसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट है बनाते हैं। 20% जो है पेपर आपका आज का एनालिसिस इसी में से हुआ था आपका, ये है। और फिर आगे जो है कुछ एग्जाम को लेकर जो है आपके जीके गुरु कुलदीप सर के कुछ बारे बताएंगे, कुछ आपके रिव्यूज कैसे करना है, पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन और उनके वर्ष याद करने हैं, प्रजामंडल आंदोलन उनकी रियासत याद करनी है। आरपीएससी जो है वो इतिहास में से मोस्ट ऑफ द वो क्वेश्चन पुटअप करती है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ आज की जो क्लास है उसको हम विराम देते हैं। पढ़ते रहिए और इसके साथ ही प्रैक्टिस पुराने क्वेश्चन कीजिए दीजिए। आपको जो है आरपीएससी की इसी सीरीज के अंदर जो है आपके जीके फर्स्ट पेपर जो ग्रेड 2 का हम लेके ये बीड़ा उठाया सक्षम इंस्टीट्यूट जयपुर ने, इसके हम आपके साथ हैं। आपको कंप्लीट जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको सीरीज के माध्यम से एग्जाम से 10 दिन पहले तक सारे के सारे आपको सक्षम इंस्टीट्यूट जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा इसको देखना है, वीडियो को बार बार देखना है, 2x स्पीड के अंदर डबल करके देख सकते हो, ठीक है। और अपने साथी जो उनके साथ इसको साझा भी करना है ताकि किसी दूसरे बच्चे को भी इसका फायदा मिल सके। इसी के साथ बी मोटिवेट, बी पॉजिटिव एंड अपनी तैयारी जो है करते रहिए। धन्यवाद।